नमस्कार साथियों, एआर अकेडमी और विनर्स विंग के इस संयुक्त प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं महिपाल चारण आज आपके समक्ष लेकर आया हूं एथिक्स, जो कि आरएएस मुख्य परीक्षा के सिलेबस में सेकंड पेपर में आता है। सेकंड पेपर यानी कि GS2, और GS2 का प्रथम जो टॉपिक है, प्रथम जो विषय है, यूनिट है, वो है एथिक्स यानी कि प्रशासकीय नीति शास्त्र। पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ चीज़ें हुई ऐसी जिससे कि आरएएस मुख्य परीक्षा के जो विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, उन्होंने कुछ चीज़ों से सीख ली है। जैसे कि पहला क्या? पहला ये कि आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 के अंक आ गए हैं। उसकी मार्कशीट के अंदर जिन लोगों ने मार्क्स देखे हैं उसमें एक हल्का सा ट्रेंड में चेंज आया है। ट्रेंड में चेंज कैसा? कि प्रत्येक पेपर के जो अंक तालिका है वो बहुत ही नैरो सी दिख रही है, संकीर्ण सी दिख रही है। और नैरो कैसे? कि आरएएस के पेपर 4 के मार्क्स जो किसी समय में 149, 145 तक आते थे, उनको समेट कर बिल्कुल 100 तक लेकर आए। पेपर 3 यानी कि पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसका थर्ड यूनिट, उसमें मार्क्स को बहुत कम कर दिया गया है। कम क्यों हुए, क्यों नहीं हुए, उसकी चर्चा हमारे जो इंडियन पॉलिटी महेंद्र चौधरी पढ़ाते हैं वो आपको बताएंगे कि उसमें क्या दिक्कत है, किस वजह से बच्चों के पॉलिटी में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। पेपर 1 जो कि हिस्ट्री का पेपर होता है, साथ में इकोनॉमी का पेपर होता है और थर्ड यूनिट होती है, उसमें भी इस बार मार्क्स है वो औसत से कम है। औसत से कम इसलिए भी है क्योंकि इथिक्स और जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा लाए जा सकते हैं, वहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते। हिस्ट्री में मार्क्स इसलिए भी कम है क्योंकि हमने हिस्ट्री को अब विषय के रूप में पढ़ना ही बंद कर दिया। हमने समझ विकसित करने वाली जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना बंद कर दिया और उसकी बजाय क्या किया? नोट्स पढ़ना शुरू कर दिया। हिस्ट्री में मार्क्स इसलिए भी कम है क्योंकि हमारे पास में जिस तरीके का विषय वस्तु होना चाहिए, जिस तरीके की समझ हमारी हिस्ट्री की सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और इस 1965 तक की होनी चाहिए, वो समझ अब नहीं रही। हमें उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पता नहीं है। बस इस सारे पेपर के अंक तालिकाओं के अंक देखकर, उनका अवलोकन करने के बाद में, विश्लेषण करने के बाद में जो एक चीज पॉजिटिव लगती है वो ये है कि पेपर 2 में कुछ मार्क्स बढ़कर आ रहे हैं। उसका अपनी योगदान है, उसकी अपनी वजह है। और वजह क्या है? कि पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तीनों की तीनों स्कोरिंग है। जो साइंस बैकग्राउंड से है उसके लिए साइंस बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो साइंस बैकग्राउंड से है या नहीं है, ज्योग्राफी और इथिक्स, इन दोनों में अंक लाना बाकी सारे सब्जेक्ट में अंक लाने से ज़्यादा आसान है। ज्योग्राफी बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, आरएएस प्रीलिम्स का भी एक विषय है, और ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसमें प्रैक्टिकलिटीज़ है। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसके अंदर वाइड स्कोप नहीं है। उसमें आपने 4 चीज़ें पढ़ी, आपको अगर पर्वतों के नाम पता है, पर्वतों की ओरिजिन पता है, तो आपके मार्क्स आएंगे। अगर उसमें आपको जियोलॉजिकल साइकिल पता है तो मार्क्स आएंगे। अगर आपको उसमें जियो हेरिटेज साइट्स के नाम पता है, अगर आपको उसमें ज्वालामुखी, अर्थक्वेक और ये सब आता है तो आपके मार्क्स आएंगे। एक और ऐसा ही विषय है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं, जिसको पढ़ते वक्त बहुत अधिक ध्यान नहीं देते, लेकिन उसमें जब मार्क्स आते हैं तो वो आपको तैराने के लिए, इस पूरे के पूरे तूफान में से अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा व्यापक, सबसे ज़्यादा अच्छा और सुंदर विषय है, और वो है प्रशासकीय नीति शास्त्र। कौन सा विषय है? प्रशासकीय नीति शास्त्र। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि यह आपके अपने मन से, अंतरात्मा से निकला हुआ विषय है। इसमें आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ भी आप जानते हैं, जो कुछ भी आपने इतने टाइम में, अपने जीवन के 21 वर्षों तक जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी ग्रहण किया है, उसी को अब अपनी पुस्तक के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर और अपनी जो आरएएस मेंस की कॉपीज है उसमें उतारने का समय है। इथिक्स वैसे तो अंडररेटेड है, लेकिन इस पेपर के अंदर इसका योगदान बहुत ही ज्यादा है। मतलब कि जो जीएस का पेपर 2 है उसमें जो 200 मार्क्स है उसमें से 65 मार्क्स का योगदान है वो सिर्फ इथिक्स देता है। हम इसके सिलेबस पर चर्चा करते हैं और इसको किस तरीके से आगे पढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके सिलेबस के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दर्शन के टॉपिक हैं।
कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या है, जो दैनिक नैतिक दिनचर्या है, उससे निकल कर आते हैं। तो हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र में सबसे पहले टॉपिक आता है नीति शास्त्र है क्या, एथिक्स होता क्या है और नैतिकता क्या है। क्या नीति शास्त्र और नैतिकता को एक करके समझा जा सकता है? नीति शास्त्र अध्ययन है तो वो किस तरीके का अध्ययन है? इसमें हम अलग अलग नीति शास्त्र के पक्ष पढ़ेंगे, उपागम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि मानकीय नीति शास्त्र क्या है, हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर मेटा एथिक्स क्या होती है, किस तरीके से सार्वभौमिक जो बातें हैं उसको हम नीति शास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। हम इसके अंदर ये भी पढ़ेंगे कि हमारा सिलेबस है वो नीति शास्त्र का सिलेबस नहीं है, वो सिर्फ किसका है? प्रशासकीय नीति शास्त्र का है। कि नीति शास्त्र के प्रत्येक टॉपिक को जब पढ़ते हैं तब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रशासन में वो हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। एक बार सिलेक्शन होने के बाद जब हम फील्ड में जाएंगे तो हम उन मूल्यों को किस तरीके से धरातल पर उतारेंगे। गांधी का जंतर है वो हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। नीति शास्त्र में सेकंड टॉपिक है वो है आपका मानवीय मूल्य, कि मूल्य होते क्या है, मूल्य किस तरीके से शुभ और सद्गुण से अलग हैं, मूल्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, क्या कोई विद्यालय मूल्यों को प्रदान कर सकता है, क्या आपके माता पिता, आपके जो बुजुर्ग हैं वो मूल्यों को देते हैं, क्या सामाजिक संस्थाएं हैं, अपना जो समाज है वो किस तरीके से मूल्यों को इनकलकेट करने में योगदान देता है। मानवीय मूल्यों में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो महापुरुष है, जो गांधी विवेकानंद की धरती है, उसमें हमने जो कुछ भी सीखा है, हमने अपने जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें किन किन चीजों को सीखा है। हम ये भी देखते हैं कि समाज सुधारकों का इसमें क्या योगदान है, प्रशासकों का क्या योगदान है। ऐसे काफी प्रशासक हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इस प्रशासन के अंदर नीतियों से कार्य किया, अपने सिद्धांतों को कभी तोड़ा नहीं, और जब गए तब उनके नाम हमें आज तक याद है। जैसे ही हम निर्वाचन की बात करते हैं तो टी.एन. शेषन का नाम कभी नहीं भूलते। हम जैसे ही मेट्रो को याद करते हैं तो ई श्रीधरन को कभी नहीं भूलते। हम जब भी पुलिस की वर्दी को देखते हैं तो किरण बेदी अपने आप स्वतः ही याद आ जाती है। क्यों याद आती है? क्योंकि उन्होंने अपने मूल्यों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, और उन्हीं मूल्यों का जीवन में क्या योगदान है इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। परिवार किस तरीके से योगदान देता है, समाज किस तरीके से योगदान देता है, शैक्षणिक संस्थाएं मानवीय मूल्यों के विकास में किस तरीके से योगदान देते हैं, वो हमारा प्रथम टॉपिक है। इस टॉपिक से लगातार 18, 21 और 23 तीनों बार प्रश्न पूछा गया, भले वो 2 अंक में हो, 5 अंक में हो, लेकिन पूछा जरूर जाता है। दूसरा हमारा टॉपिक है नैतिक संप्रत्यय क्या है। ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मोरलिटी बेस्ड हैं। उसमें प्रथम टॉपिक है ऋत क्या है। ऋत जनरली सीजन को कहते हैं, ऋतु, सीजन किस तरीके से बदलती है। क्या ऐसा होता है कि जो ग्रीष्म है उसके बाद में बरसात का जो मौसम है वो आए नहीं और डायरेक्ट शीत ऋतु आ जाए। क्या ऐसा होता है कि शीत ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु को ओवर शेडो करके डायरेक्ट बरसात की ऋतु में बदल जाए? ऐसा नहीं होता। क्या सूर्य रोजाना उगता है, अस्त होता है? क्या इस जो नेचुरल ऑर्डर है उसमें परिवर्तन आता है? अगर वो परिवर्तन नहीं आता इसका मतलब ये शाश्वत है, और जब यह शाश्वत है तो हमारी इस संसार में, इस सृष्टि में ऐसे कुछ नियम भी हैं, संवैधानिक मूल्य भी हैं जो शाश्वत है, और वो शाश्वत कैसे रहते हैं इस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है ऋण, कि आपका सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है समाज को लेकर, आपके कर्तव्य क्या हैं और इनका किस तरीके से पालन करना है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी लिया है आज तक उसको भावी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाना है, वो है आपका ऋण। तीसरा टॉपिक है कर्तव्य की अवधारणा। हम देखेंगे कि कर्तव्य को लेकर किन किन प्रकार के लोगों ने क्या क्या बातें बोली है। हम ये भी देखेंगे कि कांट क्या कहते हैं, भगवत गीता क्या कहती है, ब्रेडले क्या कहते हैं, हमारे महात्मा गांधी जी हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं कि कर्तव्य किस तरीके का हो। कर्तव्य को लेकर भगवत गीता तो अपने आप में कर्तव्य शास्त्र का सबसे बड़ा पुष्ट प्रमाण है, हम उस पर बात करेंगे, और कर्तव्य की विभिन्न अवधारणाओं को देखेंगे कि वो किस तरीके से कार्य करती है। शुभ एवं सद्गुण की अवधारणा। सद्गुण को जब हम पढ़ते हैं तो अरस्तु, सुकरात और प्लेटो को पढ़ते हैं। सद्गुण को जब हम पढ़ते हैं तो विभिन्न अनेक दार्शनिक है उनके सद्गुण को पढ़ते हैं। शुभ की अवधारणा क्या है, उसमें निरपेक्ष शुभ क्या है, सापेक्ष शुभ क्या है, वो साधन के रूप में किस तरीके से कार्य करता है, साध्य के रूप में किस तरीके से कार्य करता है, और प्रशासन में इसकी क्या भूमिका है, इसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे।
फिर एक टॉपिक आता है निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका, कि हमारे जो डर है, हमारे जो मानवीय भय है, वो अलग अलग होते हैं। मेरे को मेरे परिवार से लेकर परिवार की व्यवस्थाओं को लेकर जो असुरक्षाएं हैं, वो मेरे पब्लिक की असुरक्षाओं से बिल्कुल अलग है। और जब अपने जीवन में निजी और सार्वजनिक जीवन में असुरक्षाएं अलग है, तो हमारा उस असुरक्षाओं के प्रति जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो भी बहुत अलग है। और उस प्रतिरोध को ही जब नीति के अंतर्गत किया जाता है, जब नैतिकता के साथ किया जाता है, तो उसी कहते हैं निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, कि हम इसको जो कुछ भी असुरक्षा है उसको किस तरीके से टैकल करते हैं। इसमें देखेंगे कि प्रशासकों का आचरण क्या है। काफी ऐसी कमिटीज बनी, एआरसी की रिपोर्ट्स आई, एक ब्रिटिश की नॉलन कमेटी है, और विभिन्न संस्थाओं ने अपने अपने रिपोर्ट्स दी। उसमें कहा गया कि प्रशासक है वो कैसा होना चाहिए। हम जब भगवत गीता को पढ़ते हैं तो वहां पे एक राजर्षि का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि राजा और ऋषि, एक प्रशासक को राजा भी होना चाहिए, एक प्रशासक को ऋषि भी होना चाहिए। वो किस तरीके से कार्य करेगा, वो जनता के लिए क्या काम कर सकता है। तो हम देखेंगे कि प्रशासकों का आचरण कैसा होना चाहिए, और प्रशासकों के आचरण के साथ में मूल्य क्या होते हैं, और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होती है। हम राजनीतिक अभिवृत्ति को समझने का प्रयास करेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक अभिवृत्ति है वो धीरे धीरे किस तरफ जा रही है। क्या एक प्रशासक है वो टोटली पॉलिटिकली न्यूट्रल रहता है या नॉन पार्टीशनशिप की तरफ जाता है। अब वो नॉन पार्टीशनशिप को किस तरीके से देखता है, न्यूट्रलिटी में और नॉन पार्टीशनशिप में फर्क क्या होता है, इन सारी चीजों को हम राजनीतिक अभिवृत्ति में पढ़ेंगे। उसके बाद एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, वो है सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, कि हम सब लोग सत्यनिष्ठ हैं। इस जीवन में, इस सृष्टि में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया वह हर व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, लेकिन उस सत्यनिष्ठा का अपना अपना दर्शन है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्यनिष्ठा का दर्शन है वो अलग है। जो सुखवादी है, हेडोनिस्ट है, जो उपयोगितावादी है, उसके लिए सिर्फ सुख, जो आंतरिक या बाह्य सुख मिलता है, वही उसके लिए सत्यनिष्ठा है, वही उसके लिए उचित है। जो कर्तव्य शास्त्री है, जो कर्तव्य में भरोसा रखता है, उसके लिए जो कर्तव्य कर रहा है वही उसके लिए क्या है, अंतिम सुख है, अंतिम शुभ है, या फिर सत्यनिष्ठा है। भगवत गीता के अनुसार सत्यनिष्ठा क्या है, गांधी के अनुसार सत्यनिष्ठा क्या है, कांट के अनुसार सत्यनिष्ठा क्या है, रॉल्स के अनुसार सत्यनिष्ठा क्या है, सुकरात और प्लेटो के अनुसार सत्यनिष्ठा क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर जिन सारे टॉपिक्स पर ये जो आरएएस मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, इसमें इथिक्स को लेकर जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं, उन सारे टॉपिक्स में जो सबसे मेन बात है, ये पूरा का पूरा इथिक्स जिन 3 टॉपिक पर टिका हुआ है वो ये 3 टॉपिक है। इस पूरे इथिक्स को समझने में हमें इन 3 टॉपिक को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों ने कहा है कि नीति शास्त्र क्या होता है, उसको अगर हम जान गए तो उसके बाद में हमें कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सबसे पहला है, मेजर है, वो है भगवत गीता। भगवत गीता अपने आप में नीति शास्त्र की एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ने के बाद में आप अपने कर्तव्यों को लेकर, परिणामों को लेकर, उपयोगिता को लेकर और जीवन के विभिन्न जो पहलू है नैतिकता के, उन सबको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे कि निष्काम कर्म है, लोक संग्रह है, आपका स्थित प्रज्ञता है, योग कर्मसु कौशलम है, और उसके साथ में जो हमने अभी बात करी राजऋषि की कल्पना है, उसके साथ में और भी जो भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम यहाँ पे डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। उस डिलीवरी में इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा सिलेबस है वो नीति शास्त्र का नहीं है, वो प्रशासकीय नीति शास्त्र का है। तो जब प्रशासकीय नीति शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें देखना है कि राजऋषि का कॉन्सेप्ट है या लोक संग्रह का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे प्रशासक जो हैं उनके लिए किस तरीके से उपयोगी है, उसकी जो प्रासंगिकता है, उसकी जो भूमिका है, वो प्रशासन में किस तरीके से है, क्या प्रशासकों के लिए वो वैल्यूज काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसी तरीके से दूसरा टॉपिक है गांधी का। गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके से सभी पूरे संसार के जितने भी दार्शनिक हैं उनके वैल्यूज को इनकलकेट किया और उससे अपना एक दर्शन दिया, वो किस तरीके से बाकी दार्शनिकों से अलग है। हम जितने भी दार्शनिक पढ़ते हैं सबका अपना अपना एक दर्शन है और गांधी उनका सम्मिलित रूप है।
गांधी अरस्तु भी है, सुकरात भी है, बुद्ध भी है, गीता भी है, गांधी जॉन रॉल्स भी है, गांधी टॉल्स्टॉय भी है, गांधी जॉन रस्किन भी है। तो गांधी सब कुछ है। तो जब गांधी सब कुछ है तो गांधी का नीति शास्त्र भी सब कुछ है। अगर इस पूरे नीति शास्त्र को किसी एक टॉपिक में समझना हो तो वो कौन है? गांधी है। हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि वो हमारे काम आए और प्रशासन में इसकी भूमिका को ढंग से समझ पाए। उसके बाद कुछ ऐसे दार्शनिक है, भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतक है, जो दार्शनिक है, उनकी भूमिका को हम पढ़ेंगे। हमने काफ़ी नाम ले लिए, मील, बेंथम, कांट और अरस्तु, प्लेटो, सोफिस्ट, एपिक्यूरियन, उनके साथ में कन्फ्यूशियस और जॉन रॉल्स, हॉब्स, लॉक, रूसो। इन सब के जो मूल्य हैं, इन सब के जो दर्शन है, उसको प्रशासकीय नीति शास्त्र के तौर पर हम पढ़ेंगे। भारतीय दार्शनिक भी हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे, हम विवेकानंद को पढ़ेंगे, हम इसमें अरविंदो को पढ़ेंगे, हम इसमें राम मनोहर लोहिया को पढ़ेंगे, समाजवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं उनको पढ़ेंगे, हम गांधी को पढ़ेंगे। और इन सब के दर्शन से हम सीखेंगे कि प्रशासन में इसकी भूमिका क्या है। अगला हमारा टॉपिक है वो इन तीनों जो टॉपिक्स हैं इनका एक समरूप है कि प्रशासन में निर्णय निर्माण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन निर्णय निर्माण जितना इंपॉर्टेंट है उतना टफ भी है। आपके पास में दो विन विन सिचुएशन है या दो लूज लूज सिचुएशन है या जीरो सम गेम है। ऐसी स्थितियों में आप निर्णय कैसे लेंगे? हो सकता है एक दिन पिता और पुत्र के मध्य, पिता, पुत्र और जनता, इन तीनों के मध्य जब कोई निर्णय लेना हो तब हम किस तरीके से अपने निर्णय निर्माण को करेंगे। हमारे इस प्रशासन के अंदर नैतिक चिंताएं क्या है? कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां पे द्वंद्व बन जाता है? द्वंद्व कैसा? मेंटल कन्फ्लिक्ट। द्वंद्व कैसा? मॉरल कन्फ्लिक्ट। द्वंद्व कैसा? एथिकल डिलेमा, जहां पे दो नैतिक संप्रदायों के मध्य आपको एक को चुनना है। विभिन्न समय काल परिस्थितियों में जो आपके सामने जो चुनाव चयन की स्वतंत्रता है वो जब खो सी जाती है, जब आपको लगता है कि विकल्प है वो बहुत कम है और उन दो विकल्पों में से आपको एक चुनना पड़े, तब उस मानसिक आपके नैतिक द्वंद्व को खत्म करना हो, तब हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और प्रशासन में क्या चुनौतियां हैं। अभी तक हमारा प्रशासन किस तरीके का प्रशासन है, हम इसमें ये भी पढ़ेंगे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं कि भारत ने 1947 के बाद से लेकर आज तक प्रशासनिक विकास तो खूब किया, विभिन्न संस्थाएं बनी, हमारे इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रशासनिक संगठन है, उसका ढांचा लगातार चेंज होता गया, प्रशासनिक विकास खूब हुआ है। लेकिन विकास प्रशासन की तरफ अभी भी हमारी जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है और उसमें प्रशासनिक चुनौतियां क्या है उसको हम देखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है नैतिक निर्णय प्रक्रिया, कि जब निर्णय निर्माण करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या हो। हम पहले किन संप्रदायों को देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि इसमें परेशानियां क्या है, परिस्थितियां क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या होगा। हम उसमें योगदान देने वाले कारकों को पढ़ेंगे और देखेंगे सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा, सोशल जस्टिस की अवधारणा किस तरीके से है और सोशल जस्टिस की अवधारणा में हम किस तरीके से जो मिजरेबल कंडीशन में जो लोग रह रहे हैं उसके बारे में विचार करते हैं। सामाजिक अवधारणा के सिद्धांत में हम देखेंगे कि अंत्योदय है वो किस तरीके से काम आता है, ट्रस्टीशिप थ्योरी है वो किस तरीके से काम आती है। जब सामाजिक जो न्याय है उसको पढ़ेंगे तो हम जॉन रॉल्स की जो प्रोसीजरल जस्टिस है उसको पढ़ेंगे, अज्ञानता का जो पर्दा है उसको पढ़ेंगे और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जो जो भी मूल्य काम आते हैं उन सबको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मानवीय चिंता क्या है? एक चिंता ऐसी जो नैतिक चिंता है प्रशासकों की, एक चिंता ऐसी जो मानवों की चिंता है। तो ह्यूमन जो कंसर्न्स है वो क्या है? पिछले काफ़ी टाइम से जिस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है, जिस तरीके से डायनामिक अप्रोच आ रही है, उस डायनामिज्म में एक दो चीज़ें और जुड़ गई, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स जुड़ गए, नई नई विद्याएं आ गई, आईवीएफ टेक्नोलॉजी, आईवीएफ से हम जो पेरेंटल केयर को लेकर जिस तरीके से चल रहे हैं उन चीज़ों को देखेंगे। हमारे जो जेंडर एलोकेशंस हैं उसमें हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से LGBTQ की तरफ बढ़ रहे हैं उसको देखेंगे। उसमें क्या क्या चिंता है, किन किन तरफ से हमें काम करना है या फिर सोशल जो जस्टिस है उसको किस तरीके से डिलीवर करना है।
हम देखेंगे कि शासन में जवाबदेही को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए। जवाबदेही होता क्या है, उत्तरदायित्व क्या होता है, इनमें एक मौलिक अंतर क्या होता है, और इसको सुनिश्चित करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, प्रशासनिक जो संगठन है वो क्या प्रयास करते हैं, और किस तरीके से हम इसको सुनिश्चित कर पाए हैं अभी तक, इस पर चर्चा करेंगे। और इसको सुनिश्चित करने में नैतिक आचार संहिता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रशासन में, उसकी क्या भूमिका है। उस कोड ऑफ कंडक्ट को जब हमने बनाया तो वो किस तरीके से डिजाइन किया गया, क्या कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ इथिक्स सेम है, क्या वो अलग अलग है, कोड ऑफ इथिक्स किस तरीके से अलग है, क्या एक प्रशासक का सिर्फ सूट बूट में रहना ही प्रशासक की सबसे बड़ी वो पहचान है, या उसके अंदर कुछ नैतिक मूल्य होने चाहिए। इस बारे में चर्चा करेंगे हम नैतिक आचार संहिता में। और इन सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़कर अगर आपके सामने कोई केस दिया जाए कि इस केस को कैसे सॉल्यूशन निकालना है, इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उस केस का अध्ययन करते समय आप कौन कौन से नैतिक नियमों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन से नैतिक संप्रदायों का ध्यान रखेंगे, और इस केस को सॉल्व करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में लास्ट में हमने केस स्टडीज दे रखी है। हालांकि अभी तक केस स्टडी से डायरेक्टली कोई सवाल नहीं बना है, लेकिन देखते रहते हैं कि जनरल जो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन इथिक्स में आते हैं वो सारे के सारे अपने आप में केस स्टडी को सॉल्व करने जैसे ही प्रश्न है, तो हम इस तरफ भी बढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ये इथिक्स आपका एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 40 अंक ला सकते हैं। अब वो कैसे लाएंगे, इसकी समझ कैसे विकसित होगी, और दूसरा है कि इसमें सारे के सारे टॉपिक हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसमें अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका दूसरा टॉपिक स्वतः ही कवर हो जाता है। तो हम लोग कल से यानी कि गुरुवार से आपके इथिक्स की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक एक टॉपिक पर हम एग्जाम ओरिएंटेड वे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।